नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो पिछले लेक्चर में मैं आप लोगों को यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड कई सारी चीज़ें बताए थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है। तो आज हम स्टेट गवर्नमेंट के पूरा स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या होती है, कौन कौन सी जो बॉडी होती है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम होता है, पूरा हम लोग बेसिक चीज़ें आज ज़्यादा से ज़्यादा समझेंगे और एडवांस भी चीज़ें समझेंगी। और साथ ही साथ हम लोग देहाती स्टाइल में फन के साथ चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले। तो आप लोगों का मैं तहे दिल से देसी स्मार्ट एकेडमी अर्पित कुमार इलाहाबादिया के चैनल पे स्वागत करता हूं। तो अब हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को समझते हैं। तो जिस प्रकार से यूनियन गवर्नमेंट में जो हमारी दिल्ली की सरकार होती है, जो देश की, जहाँ से सारे बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं, या देश में जो पॉलिटिकल सिस्टम बना हुआ है उसको कैसे कंट्रोल करना है, पूरे जो हमारा इंडिया है उसमें किस प्रकार से हर चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, सारी जिम्मेदारी जो है वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। देश को कैसे चलाना है, किस प्रकार से गवर्नेंस को करना है। लेकिन जब हम उसके छोटे छोटे राज्यों में, जब हम इंडिया में दो प्रकार की जो सरकार होती हैं, एक सेंट्रल सरकार होती है जो दिल्ली में बैठ के किसी भी डिसीजन पे अपना विचार देती है या डिसीजन लेती है, कि स्टेट गवर्नमेंट होती है जो हर राज्य की एक अपनी खुद की सरकार होती है। जैसे हमारे यूपी में जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार है। अगर और आप तमिलनाडु में देख लें तो के स्टालिन की सरकार। तो ऐसे अपने अपने राज्य का डेवलपमेंट करने के लिए पावर का जो विभाजन है वो अलग अलग जगहों पे किससे, क्योंकि सेंट्रल सब कुछ नहीं संभाल सकता है। देश बड़ा है तो डाइवर्सिटी है, अलग अलग प्रकार की कम्युनिटी है, कास्ट है, लोग हैं, और उनकी आइडियोलॉजिकल थिंकिंग है, अलग अलग प्रकार का परिवेश है, अलग अलग प्रकार के लोगों की विचारधारा है। तो आज हर राज्य है तो उन राज्यों में किस प्रकार से गवर्नेंस करना है, कैसे देश को आगे बढ़ाना है, कैसे डेवलपमेंट करना है, कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है लोगों को जो है वो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन करना है, जिससे जो ग्रास रूट में डेवलपमेंट हो सके, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम के बारे में जानकारी मिल सके, सरकार की जो पॉलिसी है, सरकार के जो प्रोग्राम है वो सब लोगों को पता चल सके, गवर्नेंस का जो असली मकसद है वो पूर्ण हो सके। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब जैसे अगर आप इसको समझे तो थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए कि स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है। आप ये सोचिए कि जैसे आप गांव में हैं और घर में पापा होते हैं जिनके पास फाइनल डिसीजन होता है। तो जो फाइनल डिसीजन लेता है पापा को आप सेंटर मान सकते हैं। माता जी होती हैं जो डेली का काम करती हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट को पापा जो डिसीजन दे देते हैं बैठ के माता श्री को, माता श्री वही दिन भर करती रहती। तो ऐसे सेंट्रल से डिसीजन आते हैं, उनका अनुपालन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट करता है। अगर दोनों में से कोई भी गड़बड़ा जाए तो पूरा खेला जो घर का है वो बंद हो जाता है। तो ऐसे ही अगर सेंटर से फंड नहीं मिला, या सेंटर से सपोर्ट नहीं मिला, या सेंटर से किसी भी चीज़ पे अनुमति नहीं मिली, तो जो है वो स्टेट गवर्नमेंट धड़ाम हो जाती। वो सेंट्रल के फंड से, सेंट्रल की एडवाइस से, सेंट्रल किस प्रकार से कौन सी पॉलिसी प्रोग्राम बनाता है वो राज्य के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। राज्य को उनका अनुसरण या उनका पालन करना पड़ता है। तो वही जो पूरी थिंकिंग बसी हुई है, इसी को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यही स्टेट गवर्नमेंट है कि बड़े पापा का हुक्म जो है अब छोटे पापा को मानना ही पड़ेगा। तो अगर बाबा का ही देते हैं घर में पापा से कि ये करना है, तो पापा फिर वही करते हैं, उनकी बात नहीं टाल सकते हैं। तो ऐसे सेंटर जो है वो बाबा है, और जो स्टेट है वो आपका पापा है। जो पापा बिना बाबा की परमति के कुछ नहीं कर सकते हैं, भले वो, क्योंकि वो पिताजी हैं और पापा तुम्हारे उनके बेटा हैं। तो पापा का जो हमेशा होते हैं जो अपन बेटे से, उनका ज़्यादा पावर होता है। तो बस इसी प्रकार से आपको समझने की ज़रूरत है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को अभी स्टेट गवर्नमेंट समझ में आ रहा होगा। अब जैसे मोदी का कोई हुक्म है तो योगी आदित्यनाथ को उसको पालन करना पड़ेगा, उनको मानना पड़ेगा। उनकी जो भी पॉलिसी है, जो भी डिसीजन है वो
ऑटोमेटिक आधे से ज़्यादा चीज़ें हैं जो स्टेट गवर्नमेंट उनको इम्प्लीमेंट कर सकती है, उनको ठुकरा नहीं सकती है, उनको वो नहीं कर सकती है। तो अब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होती हैं, जैसे राज्य का जो सेरेमोनियल हेड होता है, जिसको जो गवर्नर होता है, गवर्नर क्या होता है, गवर्नर की काम कम होता है लेकिन इज्जत ज़्यादा होती है। जैसे घर में बाबा होते हैं तो वो चुपचाप बैठे रहते हैं, लेकिन कहीं भी कोई दिक्कत हुई तो वो तुरंत पापा को हड़क देते हैं। तो बस ऐसे ही समझ सकते हैं कि गवर्नर जो है वो बाबा है, और जो स्टेट में मुख्यमंत्री होता है वो पापा है। तो पापा जो है वो बाबा की बात को नहीं काट सकते हैं कि काम कम करेंगे, लेकिन कह देंगे कि इसको ऐसे करना है तो सारा घर उसी को मान के चलेगा, कुछ नया कोई नहीं जोड़ सकता है। अगर गवर्नर जो है वो वही अपॉइंट करेगा, जितने भी मिनिस्टर हैं या सीएम है, तो गवर्नर के एडवाइस के बेसिस पे ही जो है वो सीएम अपने कामों को करेगा, या उसकी जो बातचीत होगी उसी के आधार पे वो कोई भी डिसीजन लेगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आएगा। जैसे गांव में एक बुजुर्ग है जो जिसकी सब रिस्पेक्ट करते हैं, तो जिसकी सब रिस्पेक्ट करते हैं वही गवर्नर है। एक्चुअली में वही जो सारे छोटे छोटे डिसीजन होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं वो लेते हैं, और वही जो सारे डिसीजन होते हैं वो अपनी तरफ से बता देता है कि चीफ मिनिस्टर सीएम को कि जाओ तुमको ये कहा गया है, सीएम वैसे ही करता है। तो स्टेट को असली तौर पे अगर देखा जाए तो चीफ मिनिस्टर ही चलाता होता है, वही बॉस होता है कि आई एम द बॉस। तो स्टेट का असली बॉस होता है चीफ मिनिस्टर होता है, वही पॉलिसी बनाता है कौन सी स्कीम लानी है, किसको कौन सी मिनिस्ट्री देनी है, कौन सा जो मंत्री बनेगा सरकार में, ये सब चीज़ें का जो वो होता है वो उसी के अंडर में कैसे डेवलपमेंट करना है, कहाँ कौन सी स्कीम, कितना हेल्थ में, कितना एजुकेशन में, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा करना है, किस मिनिस्टर को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा देना है, किसको और जो मिनिस्टर के सब कैटेगरी है उनमें रखना है, किसको हेल्थ मिनिस्ट्री का पद देना है, कौन एग्रीकल्चर संभालेगा, कौन एजुकेशन को मैनेज करेगा, कौन ट्रांसपोर्ट को मैनेज करेगा, कौन फाइनेंस लेखा जोखा का काम करेगा। तो ये सब काम जो होते हैं ये राज्यपाल की सहमति से ही चीफ मिनिस्टर करता है, उसी के आधार पे वो चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट करता है और उस पर अपना जो है एक प्रकार से डिसीजन लेता है। तो जैसे हम कह सकते हैं कि खेत जो होता है वो पूरा, जैसे हम गांव से अगर इसको लिंक करें तो जो खेत का मालिक जैसे सीएम मान लो, जैसे तुम्हारा खेत है तो तुम उसके ओनर हो, और जो तुम्हारे मजदूर हैं वो तुम्हारे कहे पर ही हाँ हुजूरी करेंगे, तो वही मिनिस्टर हैं। तो बस ये समझ लो कि सीएम जो है वो बड़ा है क्योंकि वो खेत का मालिक है, वही सब कुछ मैनेज कर रहा है, और जो मिनिस्टर हैं वो जो उसके मजदूर हैं, मुंशी हैं, उनको हम मिनिस्टर कह सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो है वो स्टेट गवर्नमेंट रन करती है कि इन सब का जो बॉस है वो सीएम होता है, और सीएम के अंदर में जो ये मजदूर मुंशी होते हैं या जो उसके डायरेक्शन एडवाइज या सुपरविजन पे काम करते हैं वही मिनिस्टर होते हैं, जिनको वो अपने हिसाब से डिसीजन मेकिंग में कौन सी कहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, किसकी कौन सी अकाउंटेबिलिटी है, किसको कौन सा वर्क मिला है, किस प्रकार से चीज़ों को देश जो राज्य है उसमें विकास करना है, कौन कौन सी बातें हैं, समस्या समाधान, उनके बारे में सब चीज़ों के बारे में जानकारी जो है वो सीएम के पास आती है, या जो भी मिनिस्टर होते हैं वो सारी चीज़ें बताते हैं, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं सीएम के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब जैसे फंक्शन स्टेट गवर्नमेंट के काम क्या होते हैं, जैसे सेंट्रल की गवर्नमेंट होती है तो उसके अलग काम होते हैं कि हाँ वो भी लॉ बनाएगी, तो वो लॉ सेंटर की बनाती है, डेवलपमेंट करती है, पॉलिसी स्कीम लाती है, प्रोग्राम बनाती है, सारी चीज़ों में कहाँ एडवाइस देनी है, किसको कौन सा मिनिस्ट्री देना है, कहाँ कितना डेवलपमेंट करना है, गवर्नेंस को कैसे चलाना है, वो सब उसके पास होते हैं। लेकिन जब स्टेट में कोई भी चीज़ के बारे में कोई लॉ मेकिंग, कहाँ बिल पास करना है, तो एमएलए जो होते हैं, मेंबर लेजिस्लेटिव ऑफ असेंबली, जिनको हम विधायक बोलते हैं, वो असेंबली में जाके बिल पास करते हैं। कहाँ कितनी सड़क बनवानी है, कितना डेवलपमेंट करना है, वो उनके अंडर में होता है। जैसे डेवलपमेंट में कौन सी सड़क कहाँ बनानी है,
किस गांव में सड़क नहीं है, कितने विकास के लिए पैसा आया है, कौन से प्रधानमंत्री के जो विधायक निधि होती है या विधायक कोटे से जो विकास करना है, वो सब चीज़ें होती हैं स्टेट गवर्नमेंट में। एमएलए उनको देखता है, कहाँ बिजली आई है, विद्युत कितने लोगों को मिल रही है, पानी प्रॉपर मिल रहा है। जैसे जल जीवन मिशन अभी चल रहा है तो उसके तहत पानी की व्यवस्था हो रही है। स्वच्छ सर्वेक्षण जैसे है, या कहाँ गवर्नमेंट के हॉस्पिटल सही चल रहे हैं, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा है, प्रॉपर वहाँ पे जो सिक्योरिटी है कि नहीं है, वहाँ प्रॉपर रिसोर्स हैं कि नहीं है, स्कूल में मिड डे मील मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, टीचर्स हैं कि नहीं है, कैरिकुलम निर्धारित है कि नहीं है। ये सब चीज़ें जो होती हैं वो स्टेट ही गवर्नमेंट जो है अपने राज्य में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पे, अलग अलग जिलों पे जो बैठे डीएम होते हैं या जो बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है उसके जिम्मेदारी में ये सब चीज़ें। और ये जितनी भी सब इसकी रिपोर्ट डीएम के पास जाती है, डीएम फिर जो है ये रिपोर्ट जो है आगे फॉरवर्ड करता है मिनिस्टरों को। मिनिस्टरों के जरिए मिनिस्टर के जरिए ये जो पूरी बात होती है, मिनिस्टर जाके जो है पादी वहाँ पे उठाते हैं असेंबली में, तो असेंबली में ये बातें सीएम तक पहुँचती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, तो जो सब चीज़ें होती हैं ये सब स्टेट गवर्नमेंट का ही पार्ट होती हैं कि कहाँ पे कौन सी बस चल रही, जैसे यूपीएसआरटीसी हमारे यहाँ चलती है। तो ये सब चीज़ें हैं, यूपी में जो बसें होती हैं, उत्तर प्रदेश, ये सब चीज़ें। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो सरकारी स्कूल है, सरकारी हॉस्पिटल है, ट्रांसपोर्ट है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है कि जैसे स्टेट की पुलिस होती है तो वो सीएम के अंडर में होती है। राज्य की जितनी भी पुलिस है, जैसे डीएसपी हो गया या एसीपी हो गया, इनके अंडर में, या जो थाने के जो दरोगा होते हैं, एसएचओ होता है, ये सब जो होते हैं, या सीओ होता है, सर्किल ऑफिसर होता है, डीजीपी होता है। तो ये जो डीजीपी होता है, ये सब क्या है, ये स्टेट पुलिस के अंदर काम करते हैं। इसमें जो सीएम के अंडर में ही ये जितनी पुलिस होती है, ये पीसीआर कंट्रोल रूम होते हैं, ये सब चीज़ें इसी के अंदर आती हैं कि कैसे जो है राज्य में लॉ एंड ऑर्डर बना के रखना है, जिससे सिक्योरिटी मेंटेन रहे, गुंडागर्दी ना हो, सोशल ऑर्डर मेंटेन रहे, पीस बनी रहे, प्रॉपर जो है स्मूथली सोशल सोल्डारिटी बनी रहे, किसी प्रकार के दंगा फसाद ना हो, लोगों में टेरर या इनसिक्योरिटी का भय ना हो। तो ये सब काम राज्य सरकार का ही है। जैसे कि नाली साफ करवानी है, उसका तो ट्रांसफार्मर लगवाना है, थाना में बुलाना है किसी को, तो ये सब स्टेट गवर्नमेंट के ही आला अधिकारी करते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे, सुपरविजन पे, उनके नोटिफिकेशन पे, उनके जो रूल्स प्रिस्क्राइब है उनमें ये सारी चीज़ें दी रहती हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया हो, जैसे कहाँ से टैक्स कलेक्ट करना है, कितनी स्टैंप ड्यूटी कहाँ कहाँ लगानी है। जैसे ज़मीन खरीदते हैं तो वहाँ स्टैंप ड्यूटी कितनी देनी है, लैंड रेवेन्यू में कितना सरकार को पे करना है, जैसे बंधक ज़मीन होती तो उसको छुड़वाने के लिए ये सब चीज़ें जो होती हैं वो सब गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में होती हैं। जैसे भूलेख होता है, इस प्रकार से एक्साइज में जो भी गुड सर्विस होती है उनका टैक्स लगता है। ये सब चीज़ें, बजट पास करना है, किस सेक्टर में कितना बजट अलॉट करना है, कहाँ पे पैसा लगाना है, तो ये सीएम और फाइनेंस मिनिस्टर डिसाइड करते हैं कि कहाँ सड़क बनवानी है, कहाँ हेल्थ एजुकेशन में पैसा खर्चा करना है, कहाँ किसानों को सम्मान निधि जो प्रोग्राम होता है, ये सब स्टेट गवर्नमेंट के ही पार्ट होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट ही इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी लेती है। तो जैसे गांव में अगर समझे तो गांव में पानी का अगर भयानक दिक्कत है तो लोग पंचायत के ब्लॉक ऑफिसर के पास जाएंगे, वहाँ कंप्लेन लिखेंगे, फिर जो उनका अधिकारी होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वो डीएम को रिपोर्ट लिखेगा कि यहाँ पानी नहीं आ रहा है, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट उस पर आके सर्वे करेगा, फिर इरिगेशन मिनिस्टर उस पर अप्रूवल दे देगा, और जैसे ही सीएम की तरफ से फाइनल सहमति मिल जाएगी तुरंत वहाँ पे ट्यूबवेल या नलकूप लग जाएगा। तो समस्या ये है कि ये सब चीज़ें हो तो जाएंगी, लेकिन इसमें कितना लूप होल है, कितनी ज़्यादा जो लेयर्स हैं उनसे चलना पड़ेगा। अगर कहीं पे भी सिस्टम की जो चैन है वो गड़बड़ाई तो सालों लग सकते हैं। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम को एक लेवल पे नहीं है, तो ब्यूरोक्रेसी में हम कह सकते हैं कि जो चीज़ें बनी हुई हैं वो
स्मूथ नहीं है, उनकी एक लेयर्स है, उनका एक स्ट्रक्चर है कि इस स्ट्रक्चर को पालन करोगे तभी तो उस चीज़ का सल्यूशन मिलेगा। तो इस वजह से रेड टेपिज्म ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट का ही पार्ट है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो अब स्टेट गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, किस संरचना क्या है स्टेट गवर्नमेंट की, उसमें क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो जैसे कानून बनाना है तो उसके लिए स्टेट लेजिस्लेचर है, जिसमें एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जो हमारे विधायक होते हैं एमएलए, जिनको हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, वो विधानसभा का पार्ट होते हैं। एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, मंत्रि परिषद होता है, जो जहाँ पे विधान परिषद जिसको हम बोलते हैं, जहाँ कुछ स्टेट में ये होता है, सब स्टेट में नहीं होता है। तो ये स्टेट में कितना डेवलपमेंट है, कितने रिसोर्स हैं, स्टेट कितना बड़ा है, उस आधार पे भी डिपेंड करता है। कॉन्स्टिट्यूंसी कितनी है, ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है, उस बेसिस पे भी ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब जैसे एग्जीक्यूटिव की मान लो कोई भी लॉ बन गया, अब उसको कैसे इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। तो जो एग्जीक्यूटिव के पार्ट है, जिसको हम कार्यपालिका बोलते हैं, उसमें गवर्नर जो होता है वो मुखिया होता है। मेन मुखिया जो होता है चीफ मिनिस्टर होता है। गवर्नर के पास एक्चुअली में असली बास होता है, लेकिन जो है इसका काम कम होता है। रियलिटी में ये एक्चुअली पावर सब इसी के पास होते हैं। गवर्नर ही चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, लेकिन गवर्नर जो है वो पैसिव रोल में रहता है, चीफ मिनिस्टर एक्टिव रोल में रहता है। यही असली बात है, जो पूरे मिनिस्टरों को कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होता है, या पूरी तरीके से जो राज्य को कैसे चलाना है, कहाँ क्या करना है, ऐसा किस प्रकार से डिसीजन लेना है, कैसे प्रधानमंत्री की बातों का अनुसरण करना है। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, जो उसके चीफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे चीफ मिनिस्टर काम करता है। तो ये सारी चीज़ें, और कैसे स्टेट में अगर कोई कहीं टू या मोर स्टेट में कोई विवाद हो गया किसी भी चीज़ को लेकर, कोई टेरिटरी का अगर मान लो कहीं पे विवाद हो गया कि मान लो ये यहाँ पे जो है ये सेंट्रल इस पे कानून बना सकती, इसमें स्टेट कानून बना सकती है, और उसमें टसल हो जाए, तो जुडिशरी जो है उन सब चीज़ों को, कार्यपालिका के बीच में टसल और लेजिस्लेटिव के बीच में टसल, या एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के बीच में टसल, तो जुडिशरी उस पे जो है अपना फाइनल अप्रूवल देती है, उसको सॉल्व करने का प्रयास करती है। हर चीज़ में जो है जुडिशरी जो है न्याय की पूरी तरीके से, जो फंडामेंटल राइट अगर स्टेट किसी के जो है वो उनके साथ खिलवाड़ कर रहा है, आर्बिट्रेरी तरीके से पेश आ रहा है, एक्सेसिव पावर का यूज कर रहा है, तो फिर जुडिशरी जो है वो स्टेट को रोकती है, उस पर कंपल्सन लगाती है। अगर जो गवर्नर है वो आर्बिट्रेरी या अनलॉफुल तरीके से काम करता है, या जानबूझ के जो है वो किसी भी चीज़ को अनावश्यक तरीके से, एक्सेसिव या आर्बिट्रेरी तरीके से किसी पावर का मिसयूज करता है, जो जुडिशरी है उस पर जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, उसके जो आर्डर्स हैं या उन चीज़ों को स्टक डाउन कर सकती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो जुडिशरी जो है वो इंडिविजुअल और सिटीजन के फंडामेंटल राइट को भी प्रोटेक्ट करती है, और कहीं भी अगर स्टेट और सेंटर के बीच में कोई टसल चल रहा है तो उसको भी सॉल्व करने का प्रयास करती है। तो आशा करता हूँ अगर कोई भी जुडिशरी में, जैसे स्टेट हाई कोर्ट होती हैं, जैसे हमारी इलाहाबाद हाई कोर्ट यूपी में है, उसकी जो ब्रांच है वो अब लखनऊ हाई कोर्ट में है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो जो गवर्नर होता है, स्टेट गवर्नमेंट का जो प्योर पावर होता है, वो पूरी तरीके से जो है जो हम कह सकते हैं कि सीएम के पास होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन के 7 शेड्यूल में जो है वो स्टेट लिस्ट की बात की गई है, जिसमें अगर पुलिस से रिलेटेड कोई कानून बनाना है, या पब्लिक आर्डर से रिलेटेड कोई कानून बनाना है, या एग्रीकल्चर का कोई कानून लाना है, या इरिगेशन का कोई कानून बनाना है, या लैंड से रिलेटेड कोई मामले हैं, या ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड किसी भी चीज़ की बात है, या कोई हेल्थ जो सरकारी अस्पताल हैं, वो सब हेल्थ के मामले जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही आते हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के 7 शेड्यूल में भी यही सारी चीज़ें दी गई हैं, और ये स्टेट लिस्ट के पार्ट है जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। बंदी से रिलेटेड, जेल के बारे में जानकारी, प्रिजन व्यवस्था के बारे में, मार्केट्स के बारे में, फिशरीज जो मत्स्य पालन से रिलेटेड चीज़ें हैं, लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज, म्यूनसिपालिटी, या लीकर जो शराब के रूल्स हैं, शराब के ठेके हैं, कहाँ किसको लाइसेंस देना है, ये सब स्टेट गवर्नमेंट का ही पार्ट है। तो गांव में
थाना बुलाने की पावर दिल्ली की नहीं है, स्टेट की होती है, क्योंकि अगर थाना में किसी को बुलाया जाता है तो वो स्टेट का सब्जेक्ट है, क्योंकि वो प्रिजन व्यवस्था से संबंधित है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। कंकरेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जहाँ पे सेंटर और स्टेट के पास दोनों के पास पावर है कि तुम भी ये इसमें तुम्हारा भी उतना ही हक है, कि मतलब इक्वालिटी यहाँ दोनों को मिली हुई है कि कानून अगर चाहे तो सेंटर का भी उतना है हक है कि एजुकेशन में दोनों एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसी कानून बना सकते हैं। फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई मुद्दा है या फॉरेस्ट क्लियरेंसेस की बात है या फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ के बारे में कानून बनाना है या फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई भी विषय है तो उसमें सेंटर और स्टेट की दोनों की बराबर की भागीदारी है। मैरिज संबंधी शादी से रिलेटेड अगर कोई वो है या कोई भी जानकारी है या कोई भी लॉ बनाना है, कानून बनाना है, कोई पॉलिसी क्रिएट करनी है, एडॉप्शन से रिलेटेड कोई पॉलिसी बनानी है, तो सेंटर और स्टेट के दोनों के पास बराबर का हक है। तो ये कंकरेंट लिस्ट दोनों को सेंटर और स्टेट को एलोकेट की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बिजली की अगर कोई बात है, जैसे राज्य विद्युत वो है बना हुआ है, किसी भी राज्य का विद्युत से रिलेटेड जैसे अलग अलग बने होते हैं पावर हाउस, जहाँ बिजली से रिलेटेड की बिजली कौन बनाएगा, बिजली का प्रोडक्शन कितना करेगा, कहाँ बिजली सप्लाई होगी, तो ये सब जो है कंकरेंट का ही है कि सेंटर और स्टेट के पास दोनों के पास उतनी ही क्षमता है। ट्रेड यूनियन जो बने होते हैं, ट्रेड यूनियन जैसे जैसे इंडस्ट्री में एम्प्लॉयर के बीच में रिलेशन को मेंटेन करने के लिए एक संघ बना देना चाहिए, तो जो यूनियन बनी होती है जो उनको प्रोटेक्ट करती है, जिससे उनके खिलाफ जो है शोषण ना हो, उनके फेयर वेज का सिस्टम हो सके। तो ये भी जो कानून के मामले होते हैं इसमें सेंटर और स्टेट की बराबर की हिस्सेदारी है। जैसे स्कूल का सिलेबस डिसाइड करना है तो स्टेट भी बना सकता है, सेंटर भी उसको सजेस्ट करना है कि इतना सिलेबस रखना है, इतना नहीं रखना है, ये चीज़ें पढ़ानी है बच्चों को, इस तरीके से जो है एजुकेशन के सिलेबस को डिजाइन करना है, इसमें ये नई नई चीज़ें डालनी है, तो वो सब सेंटर और स्टेट का ही पार्ट है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आएगा। तो अब हम फेडरलिज्म की बात करते हैं। तो फेडरलिज्म क्या मतलब होता है, जब सेंटर और स्टेट अपने पावर का विभाजन करता है। अब पावर का विभाजन यही है कि इंडिया में डुअल पावर सिस्टम है। पावर मतलब ये कि सेंटर के पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्र के डिसीजन लेने की क्षमता है, लेकिन लोकल लेवल पे या हम कह सकते हैं कस्बे लेवल पर या जो हम रूरल इलाके के जो डिसीजन मेकिंग क्षमता है वो स्टेट उस पे डिसीजन बनाता है। तो गांव में दो नेता हो सकते हैं पर एरिया दोनों का होना चाहिए, वरना लड़ाई चल पड़ेगी। तो फेडरलिज्म यही है कि बड़ा एरिया जो है, कहते हैं कि बड़का नेता जो है वो सेंट्रल में बैठते हैं जिनको हम कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं। स्टेट पे जो होते हैं छोटे छोटे विधायक होते हैं, तो वो जो डिसीजन मेकिंग पावर है आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एमपी बड़ा होता है, एमएलए छोटा होता है। तो बस वही कहानी है कि ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन की कैसे हम पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करें, हेल्थ में, एजुकेशन में, प्रिजनल में, ये सारी जो हमने स्टेट लिस्टों को पढ़ा या और कोई पावर है उसके बारे में। तो ये सब जो कहानी है ये फेडरलिज्म की है कि पावर को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेंट्रल का पावर जो है, स्टेट का पावर है, या डिसीजन मेकिंग अलग अलग क्षेत्रों में लेने की जो क्षमता है वो सेंटर की ज़्यादा है। लोकल लेवल पे जो है वो स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी, बड़े जो नेशनल इम्पोर्टेंस के काम है या जिन जो ज़्यादा महत्वपूर्ण वर्क है वो सेंट्रल देखेगा। तो ये जो है वो पूरा फेडरलिज्म के बारे में बात करता है। अब कैसे देश में कहाँ बजट जाएगा, कितना फाइनेंस कैसे चलेगा, रेवेन्यू जो आएगी कि जीएसटी से जो पैसा होगा स्टेट में उसका कितना शेयर करेगा, एक्साइज ड्यूटी जैसे शराब का टैक्स है तो वो कौन रखेगा। तो ये फाइनेंशियल सिस्टम स्टेट का है कि वो रेवेन्यू से रिलेटेड जो राजस्व आता है, चाहे वो जीएसटी के रूप में शेयर के तौर पे आए या शराब का टैक्स आए या जो परिवहन चलते हैं उनका टैक्स आए या प्रॉपर्टी के जो स्टैंप ड्यूटी लगाई जाती है, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन फीस जो होता है, या लैंड से जो रेवेन्यू आए, कहीं किसी की जो लैंड है वो उसको सरेंडर कर दे या उसको पूरी तरीके से सरकार जो है अपने कब्जे में ले ले या बंधक जमीन को है फॉरफिट कर ले, तो उससे जो रेवेन्यू मिलती है वो स्टेट सरकार को ही प्राप्त होती है।
और यही जो चीज़ें होती हैं राज्य सरकार इनको अलग अलग टैक्स के रूप में लोगों से कंपलसरी कनेक्ट करती है। इसके बाद इसी को अलग अलग एरिया पे एक्सपेंड करती है जिससे वहाँ डेवलपमेंट हो सके, विकास हो सके। जैसे रोड बनानी है तो PWA या स्टेट नेशनल हाईवे जो होती हैं या स्टेट की जो अपनी हाईवे होती हैं वो सब रोड बनाने पे सरकार पैसा लगाती है। जो SC बने होते हैं या अस्पताल बने होते हैं सरकारी, वहाँ हेल्थ में पैसा लगाना, इंफ्रास्ट्रक्चर में, फर्नीचर पे, वहाँ की जो बेसिक रिसोर्स है उन पे, डॉक्टरों की सैलरी पे, ये सब चीज़ों पे पैसा खर्चा होता है, उनको सैलरी मिलती है। एजुकेशन में भी ऐसे ही है, रिसोर्स, किताबों में, मटेरियल डिजाइन पे, मिड डे मील पे, इन सब चीज़ों पे पैसा सरकार का लगता है। पुलिस के जो मलखाना होता है वो भी पैसा सब जाता है। एग्रीकल्चर में कोई स्कीम लाना, कोई एग्रीकल्चर में किसानों की आय दुगुना करना, वेलफेयर स्कीम, किसान समृद्धि योजना, ये जो सब किसान सम्मान निधि योजना, ये तो जब सब आती हैं तो ये सब स्टेट गवर्नमेंट के ही अंतर्गत आती हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव में कि कैसे प्रशासन की जो मशीनरी है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है एक डिस्ट्रिक्ट चलाने के लिए DM में, जिसका मेन काम होता है राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर जिला में मेंटेन करना कि ये कानून किस तरीके से चलेगा, कहीं पीस, कहीं दंगा, कहीं कोई हो रहा है उसको पीस मेंटेन करना। पुलिस को है जो पूरी तरीके से ऑर्डर देना। डेवलपमेंट कहाँ, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, प्रॉपर तरीके से ज़िले में विकास करना। और जो माइनिंग को कहाँ कितनी देना है, कौन सा ऑर्डर पास करना, ये सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के काम होते हैं। जो उसका पोर्टफोलियो होता है वो डाइवर्सिफाइड होता है, वो हर सेक्टर पे है, उसको थोड़ा बारा जो होता है जानकारी होती है या उसके पास दायरा होता है काम करने का। जो SP का मेन काम होता है वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो जो जिले का जो होता है अधीक्षक होता है, जो पूरे क्राइम को कंट्रोल करता है। कहीं मर्डर हो गया, कहीं कल्पेबल होमोसाइड हो गया, कहीं दंगा हो गया, कहीं अफरे हो गया, कहीं सोरेंटी इंटीग्रिटी के देश को कोई दिक्कत हो रही है, या कहीं क्राइम हो रहा है, या कहीं माफिया बन रहे हैं, या कहीं दबदबा कल्चर को ख़त्म करना है, कहीं बड़े बड़े जो हैं गुंडा मवाली हैं उनको शांत करना है। क्राइम स्टेट में जो है जिले के अंदर पीस मेंटेन करनी है, सोशल सोलिडरिटी बना के रखनी है, शांति बना के रखनी है, ट्रैफिक को रोकना है। ये सब चीज़ें जो है वो क्राइम को किस प्रकार से कंट्रोल करना है। कोई भी क्राइम जो अनइथिकल वर्क हो रहा है, कहीं पे कोई तस्करी हो रही है, किसी प्रकार के कोई ड्रग का यूज कर रहा है, कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, कहीं सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, कहीं रेप हो रहा है, कहीं जो ह्यूमन की डिग्निटी या वुमेन के जो अफेंस हैं वो घट रहे हैं, तो उनको क्राइम को कंट्रोल करना, सुपरविजन करना, डायरेक्शन देना, ये सब चीज़ें काम जो होती हैं लॉ से रिलेटेड, जितने भी मैटर होते हैं क्राइम से रिलेटेड, उनको कंट्रोल करने का काम हमारे SP साहब करते हैं। BDO की जो ब्लॉक लेवल में, जैसे ब्लॉक खजुआ हो गया और जो ब्लॉक हो गए, वहाँ हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन की ब्लॉक को कैसे डेवलप करा जाए, तो पंचायत इसकी स्कीम को इम्प्लीमेंट कराना ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का काम होता है कि कहाँ किस किस चीज़ों को जो है ब्लॉक को डेवलप करना है, कहाँ सैनिटेशन दे की सफाई करना है, कहाँ हेल्थ के, कहाँ एजुकेशन की, ये सब काम BDO करता है कि ब्लॉक जो होता है उसको डेवलपमेंट करना, ब्लॉक को अच्छे तरीके से वहाँ जितना भी है स्कूलों की मरम्मत करना, प्रॉपर फंडिंग देना, ये सब काम जो होता है BDO साहब करते हैं। और जो लैंड से रिलेटेड राजस्व के मामले होते हैं, रजिस्ट्री करनी होती हैं, ये सब मामले तहसीलदार के अंतर्गत आते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आएगा। जैसे रजिस्ट्री करवाना है तो तहसीलदार के पास जाओ, सब्सिडी का फॉर्म भरवाना है तो BDO साहब के पास जाओ। ये है, अगर किसी से फाइट हो गई है तो SP साहब के पास FIR लिखाने जाओ। बड़ा मैटर अगर कोई हो गया है तो DM साहब के पास जाओ। तो ये सब कॉन्सेप्ट हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अब हम लोग कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब जहाँ कोऑपरेशन के जरिए सेंटर और स्टेट भाई भाई मिल के काम करते हैं कि बड़ा भाई छोटे भाई से कहता है कोई दिक्कत न लेना, जो होगा देखा जाएगा। तो सेंटर में जैसे अब डबल इंजन की सरकार हमारे प्रदेश में चल रही है, योगी आदित्यनाथ और
माननीय मुख्यमंत्री मोदी, तो वो दोनों मिलके जो भी कर रहे हैं डबल इंजन की सरकार, अब वो अच्छा कर रही कि बुरा कर रही है आपका परसेप्शन है। बाकी तो इस प्रकार से जो सेंटर और स्टेट में मिल्लत के साथ जब काम करते हैं तो उसी को हम कोऑपरेशन बोलते हैं, वही आगे चल के कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बनता है। जैसे कोविड में जब सिलेंडर का समय आया तो सरकारों ने उस चीज के बारे में सब लोगों का सहयोग करा, वैक्सीन प्रॉपर दी, जो कोविड शील्ड लगाई गई, या हॉस्पिटल पे कितने पेशेंट के बेड कितने होंगे, कितने को ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा, हॉस्पिटल में की व्यवस्था है कि नहीं है, हॉस्पिटल में प्रॉपर मरीजों की केयर हो रही है, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, जो चीज़ें मिली हैं कि नहीं। तो ये है कि सेंटर और स्टेट के बीच में सामंजस्य बना के रखना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोलते हैं। कम्पिटिटिव फेडरलिज्म का मतलब होता है स्टेट आपस में कम्पीट करते हैं, जैसे महाराष्ट्र अपने को इंडस्ट्री में सुपरवाइज दिखाता है, फिर गुजरात कहता है नहीं मैं सुपरवाइज हूँ, यूपी कहता है नहीं हम भी तो अभी सबमिट करें हैं, हम भी तो बड़े बड़े एफडीआई को बुलाए हैं, हम भी अपने यहाँ बड़ी बड़ी जो है वो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम पूरी फिल्म सिटी नोएडा में खोलेंगे। तो आपस में कम्पीट करते हैं। जैसे अभी वर्ल्ड कप हुआ तो देखो किसी राज्य सरकार ने किसी खिलाड़ी को जो है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र ने 1.5 करोड़ रुपया, 2.5 करोड़ माफ़ करिएगा, स्मृति मंदाना और जो पूजा यादव को दिया, जबकि जो एक ऋचा घोष है सिर्फ पश्चिम बंगाल ने उसको 25 जो लाख रुपया दिया। तो ये भी तो है कि ये आपस में कम्पीट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम तुमसे ज़्यादा सुपीरियर है। तो ये एक हेल्दी कंपटीशन है जिससे जो राज्य है वो उनसे कम्पीट करेगा और अब बेहतर तरीके से निखर के आएगा, वहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, ज़्यादा जॉब क्रिएट होंगी, ज़्यादा जीडीपी बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होगी। तो ये कंपटीशन कोई खराब थोड़े, बस इसको एक दायरे में रह के किया जाए तो अच्छा। जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी अपनी इंडस्ट्री लाने की रेस में अपने अपने को सुपीरियर दिखाने की, या गवर्नर सीएम के बीच में कभी कभी जो लड़ाई हो जाती है कि फाइल साइन कर दो, पर कहता है नहीं साइन करूंगा, रिजाइन कर देता है, या जैसे फ्लोर टेस्ट के मामले आ जाते हैं या उसको ठंडे बस्ते में डाल देता है। तो ये भी आप समस्याएं देखते रहते हैं। स्कीम स्टेट की तमाम है, लोकल डेवलपमेंट किसान स्कीम बनाती है, किसानों को सपोर्ट करने के लिए, सब्सिडी देने के लिए, फ्री ट्रीटमेंट की स्कीम है, जिससे हेल्थ के लिए जो कार्ड बनाए जाते हैं जिसमें आपको छूट मिलती है, स्कॉलरशिप के लिए सरकार वजीफा देती है, राशन कार्ड देती है जिससे आप जो है कोटेदार से भोजन ले सके, पेंशन गरीबों को, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम चलाती है, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए काम करती है, जैसे नई सड़क बनी, राशन टाइम पे मिला कि नहीं मिला, ये सब काम स्टेट का ही होता है। तो आशा करता हूँ तो अगर हम इसको समझें तो स्टेट गवर्नमेंट वो एक ट्रैक्टर है जो पूरी तरीके से, स्टेट गवर्नमेंट वही एक ट्रैक्टर है जिसमें सीएम उसका ड्राइवर है। अगर वही नहीं चलाएगा तो कैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी, कैसे देव जो राज्य का विकास होगा। और गवर्नर वो प्लेट है जो चिपकी रही थी कि अगर कहीं तुमने गलत करा तो तुरंत तुमको चालान में डाल लेंगे, तो वो बताता रहता है प्लेट के माध्यम से सीएम को कि सीएम साहब सही तरीके से काम करिए। और मिनिस्टर जो टायर होते हैं कि अगर मिनिस्टर नहीं होंगे तो इतना सारा कौन संभालेगा, टायर नहीं होंगे तो ट्रैक्टर एक जगह बैठ जाएगा। और डीएमएसपी इंजन है, अगर इंजन नहीं चलेगा तो पूरी गाड़ी ही नहीं बढ़ेगी। अगर छोटे लोगों को कंट्रोल नहीं कर, हर जगह मार काट होगी, उनके लिए प्रॉपर व्यवस्था नहीं होगी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा, स्कीम प्रॉपर तरीके से नहीं होंगी, लोगों की बातें नहीं सुनी जाएंगी, तो इंजन जब काम नहीं करेगा तो टायर किस काम का। तो वही है। और पूरा जो गांव वाले होंगे वो फ्यूल होंगे, कि जितने लोग हैं इस राज्य में वो फ्यूल है। वो चुनाव में जब सीएम को बनाते हैं, जो मिनिस्टर होते हैं उनको चुनते हैं, तभी वो जाके जो होता है पूरा निर्माण होता है। तो अगर फ्यूल खत्म हो जाएगा, डेमोक्रेसी खत्म, तो ट्रैक्टर बंद हो जाएगा। तो ऐसी ही कहानी हमारे राज्य सरकार की है कि अगर लोगों का ही दिमाग खराब हो गया, जैसे अभी चुनाव हो रहे हैं, ईवीएम पे बड़ी बहस मची पड़ी है, तो ये सब समस्याएं अपने आसपास देखते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल देसी स्मार्ट एकेडमी अर्पित कुमार इलाहाबादिया के चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। तो फिर मिलूंगा कोई नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।